हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फंक्शन लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फोर्स मैरिज विद माफिया किंग का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले जो पार्ट था उसमें हमने देखा था कि मैडम यू ने क्या किया था। मैडम यू ने एक बहुत ही ज़्यादा बुरी चाल चली थी। वांग जी जब उनके घर जाता है तब वहाँ पर नाटक करते हुए जियांग यान ले आती है, और वो विंग का नाम लेती है और बोलती है कि विंग ने उसे वेडिंग वाले दिन बांध कर स्टोर रूम में रख दिया था, जिस वजह से वो किसी को भी ये ना बता पाए कि वो कहाँ है। और विंग ने वांग जी से शादी कर ली, लेकिन इससे पहले कि वांग जी कुछ कर पाता या उनसे कुछ पूछ पाता, वांग जी का फ़ोन रिंग करने लगता है। वांग जी जब फ़ोन को पिक करता है तब उसे पता चलता है कि दोबारा से सिचन को पैनिक अटैक आया है। इसके बाद वांग जी तुरंत वहां से निकल जाता है। वांग जी वापस घर आता है, अपने ब्रदर को शांत करवाता है, उसे अच्छे से सुला देता है। उसके बाद वो जाकर लैन किरण को भी उनके रूम में लेकर जाता है, उन्हें भी अच्छे से सुलाता है, क्योंकि वो सिचन को लेकर इतने परेशान हो चुके थे कि उन्होंने अपनी तबीयत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा था। फिर वांग जी अपने डैड को सुलाने के बाद रूम से बाहर आता है। जैसे ही वांग जी रूम से बाहर आता है, वो गार्ड्स के साथ वहाँ पर जियांग चैंग को देखता है। जैसे ही वांग जी ने जियांग चैंग को देखा तो उसका दिमाग बिल्कुल पूरी तरह से ख़राब हो गया, क्योंकि अभी अभी वो अपने ब्रदर की जो हालत देख कर आया था ना, उसके बाद वांग जी अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। वांग जी सीधा जाता है, जियांग चैंग को पकड़ता है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से मारने लगता है। जियांग चैंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वांग जी को फाइटिंग के बारे में भी बहुत ज़्यादा पता था, क्योंकि वो नॉर्मल पर्सन नहीं था। वांग जी को बहुत अच्छे से फाइटिंग आती है और वो जियांग चैंग को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। जियांग चैंग वांग जी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वांग जी उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। जियांग चैंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, ये क्या कर रहे हो मिस्टर लैन, छोड़िए मुझे, क्या किया है मैंने जो आप मुझे इतनी बुरी तरह से मार रहे हैं। वांग जी उसे पकड़ता है और बोलता है, क्या क्या कहा तुमने, क्या किया है, क्या किया है तुमने, अभी बताता हूँ तुमने क्या किया है। ये बोलकर वांग जी 4 से 5 पंच उसके फेस पर मारता है, जिस वजह से जियांग चैंग के माउथ से ब्लड निकलने लगता है। लेकिन वांग जी फिर भी उसे नहीं छोड़ता, वो उसके स्टमक पर अपने पैरों से मारने लगता है। बहुत बुरी तरह से जियांग चैंग चिल्लाने लगता है, लेकिन वांग जी का इन सब चीज़ों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वांग जी बस उसे मारे जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से उसे मार रहा था। वांग जी के जो गार्ड्स थे वो वहाँ पर खड़े हुए थे, वो देख रहे थे कि वांग जी कितनी बुरी तरह से जियांग चैंग को मार रहा है। जियांग चैंग के फेस पर, मतलब कि उसकी पूरी बॉडी पर ही बहुत ही ज़्यादा चोट लग चुकी थी, क्योंकि इधर से उधर गिरने की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा लग गई थी। लेकिन फिर भी वांग जी उसे बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था। वांग जी जल्दी से जियांग चैंग को पकड़ता है और उसे एक पंच मारता है, जिस वजह से जियांग चैंग टेबल पर गिर जाता है। टेबल पर गिरने के बाद वांग जी फिर वापस मुड़ता है और अपने हाथ से उससे ज़ोर से पंच करता है, लेकिन जियांग चैंग हट जाने की वजह से वांग जी का हाथ उस टेबल पर लग जाता है, जो कि पूरी कांच की बनी हुई थी। वांग जी का पंच लगने की वजह से वो कांच पूरी तरह से टूट जाता है, और वांग जी के हाथ में भी बहुत सारी चोटें लग जाती हैं। यानी कि वो कांच जो टूटा था उसके टुकड़े वांग जी के हाथ में लग जाते हैं। लेकिन वांग जी को इन सब चीज़ों का कोई ध्यान नहीं था। उसके हाथ से भी खून निकल रहा था, लेकिन उसे उस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। बस वो तो बुरी तरह से जियांग चैंग को मारे जा रहा था। जियांग चैंग बेहोश होने की कगार पर आ चुका था, लेकिन फिर भी वांग जी उसे मारे जा रहा था। तभी अचानक से शाओ सिंचन आता है, वांग जी का हाथ पकड़ता है और बोलता है, वांग जी क्या कर रहे हो, शांत हो जाओ, तुम मार डालोगे इसे। लेकिन वांग जी बोलता है, शाओ सिंचन मेरे सामने से हटो। लेकिन शाओ सिंचन वांग जी के आगे आता है और बोलता है, वांग जी प्लीज़ रुक जाओ। शाओ सिंचन वांग जी से जियांग चैंग को छुड़ाता है और बोलता है, वांग जी तुम उसे मार डालोगे जान से, शांत रहो। लेकिन वांग जी बिल्कुल भी अपने आप को नहीं रोक पा रहा था। तभी गार्ड्स के साथ वहाँ पर वो सभी लोग भी आ जाते हैं। जब मैडम यू वांग जी को इतने गुस्से में देखती हैं और वो और भी ज़्यादा डर जाती हैं, लेकिन तभी उनकी नज़रें वहाँ नीचे फ्लोर पर जाती है, जहाँ पर वो टेबल रखी हुई थी। वो टेबल पूरी तरह से टूटी हुई थी और वहाँ पर जियांग चैंग गिरा हुआ था। जियांग चैंग पर भी, जियांग चैंग को भी काफ़ी कांच लग गए थे, जिस वजह से उसकी बॉडी से भी खून निकल रहा था और भी ज़्यादा। वांग जी ने उसकी बहुत बुरी हालत कर दी थी। जियांग चैंग उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा था। मैडम यू ये देखती हैं तब वो भागकर जियांग चैंग के पास जाती हैं और बोलती हैं, चैंग चैंग तुम्हें क्या हो गया। लेकिन वांग जी गुस्से में बोलता है, इन्हें यहाँ से बाहर लेकर जाओ, वरना
इन सब का भी मैं वही हाल करूँगा जो मैंने अभी इसका किया है। ये बोलकर वांग जी फिर से आता है और वो जल्दी से जियांग चेंग को पकड़ता है और फिर से उसे मारने लगता है। लेकिन शाओ शिंगचैन जल्दी से वांग जी से जियांग चेंग को छुड़वाता है और बोलता है, वांग जी तुम मुझे मार डालोगे। लेकिन वांग जी बोलता है, शाओ शिंगचैन उसे वापस मुझे दो, ये इसी लायक है, ये डिज़र्व करता है मरना। तुम जानते हो जब मैं गैगा को उस हाल में देखता हूँ तो मुझ पर क्या बीतती है। मुझे जब मैं उन्हें पूरी तरह से चिल्लाते हुए देखता हूँ तो मैं कितना डर जाता हूँ। तुम्हें पता है मैं नहीं देख सकता, मैं गैगा को ऐसे बिल्कुल नहीं देख सकता। इन सब का जिम्मेदार ये है, ये तो मरेगा मेरे हाथों से। ये बोलकर वांग जी इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नज़रें वहाँ पर खड़े हुए एक गार्ड की ओर जाती है। वांग जी जल्दी से उस गार्ड के पास जाता है और उसके हाथों से वो गन ले लेता है। वो गन लेकर वांग जी जल्दी से आता है और जियांग चेंग के ऊपर उस गन को पॉइंट कर देता है और उसके ट्रिगर को दबाने वाला था। इससे पहले कि वांग जी उस गन के ट्रिगर को दबा पाता, वो अपने ब्रदर की आवाज़ सुनता है। वांग जी पलटकर देखता है, तब वहाँ सीढ़ियों पर लैन सिजन खड़े हुए थे। वांग जी जब उन्हें वहाँ देखता है तब बोलता है, गगा गगा आप। लेकिन तभी लैन सिजन की नज़रें वांग जी के हाथ पर जाती हैं। उसके हाथ से ब्लड निकल रहा था। ये देखकर लैन सिजन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो सीढ़ियों से तेज़ी से उतरने लगते हैं। वांग जी बोलता है, गगा गगा क्या करे, प्लीज़ संभल के। लैन सिजन जल्दी से वांग जी के पास आते हैं और उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, वांग जी ये तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। वांग जी जल्दी से बोलते हैं, नहीं गगा गगा कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ गगा। और वांग जी के हाथ से वो गन नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी सिजन की नज़रें उन सभी लोगों पर जाती है। जैसे ही वो उन सब लोगों को देखता है फिर से वो पैनिक करने लगता है, क्योंकि उसे वही पार्टी वाली चीज़ें याद आ रही थी। इतने सारे लोगों को देखकर वो फिर से बोलते हैं, प्लीज़ दूर हटो मुझसे, मेरे 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 पास मत आना। वांग जी ये लोग इतने सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। वांग जी जल्दी से सिजन के हाथों को पकड़ता है और बोलता है, कका कका कुछ नहीं हुआ, प्लीज़ शांत हो जाइए, कुछ नहीं, ये लोग चले जाएंगे यहाँ से, कुछ नहीं है कका, प्लीज़ शांत हो जाइए। लेकिन सिजन बहुत बुरी तरह से पैनिक करने लगता है। तभी साओ शिंगचैन भी आता है और वो भी सिजन को शांत करने लगता है। लेकिन सिजन पूरी तरह से पैनिक कर रहा था, वो इन सब लोगों से डर रहा था। तभी वांग जी जल्दी से बोलता है, साओ शिंगचैन इन जल्दी से यहाँ से भेजो, जल्दी करो, यहाँ से जल्दी करो, बाहर निकालो इन्हें यहाँ से। साओ शिंगचैन बोलता है, ठीक है वांग जी, तुम सिजन को संभालो, मैं करता हूँ अभी। वांग जी के हाथों से सिजन अपने हाथों को छुड़ा लेता है और वो वहाँ से भागने लगता है। तभी साओ शिंगचैन उसी तरफ चला जाता है जहाँ पर वो टेबल टूटी हुई थी। उसका कांच सिजन के पैरों में लग जाता है। ये देखकर वांग जी बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, क्योंकि सिजन के पैर से खून निकल रहा था। वांग जी जल्दी से उसके पास आता है और बोलता है, गगा गगा प्लीज़ शांत हो जाइए। लेकिन सिजन तो बुरी तरह से पैनिक कर रहा था। वो बोलता है, दूर हटो मुझसे, तुम कौन हो, प्लीज़ हटो मेरे पास से, लेकिन मुझे टच मत करो, प्लीज़ दूर हटो। वांग जी बोलता है, गगा गगा प्लीज़ शांत हो जाइए, मैं आपका वांग जी हूँ, प्लीज़ गगा शांत हो जाइए। लेकिन सिजन तो किसी की बातों को सुनने को तैयार ही नहीं था। तभी सिजन की नज़रें वहाँ पड़ी हुई उस गन पर जाती है। सिजन जल्दी से उस गन को ले लेता है और वो खुद पर पॉइंट करते हुए बोलता है, तो दूर हटो मुझसे, अगर मेरे पास आए तो मैं खुद को शूट कर लूँगा। वांग जी ये देखकर पूरी तरह से डर जाता है। वांग जी जल्दी से सिजन के पास जाने की कोशिश करता है और बोलता है, गगा गगा प्लीज़ गन को नीचे रख दीजिए, ठीक है, मैं आपके पास नहीं आऊँगा, प्लीज़ गन को नीचे रख दीजिए। लेकिन सिजन तो किसी की बातें मान ही नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ जियांग चेंग नीचे फ्लोर पर गिरा हुआ था और वो सिजन की इस हालत को देख रहा था। मतलब उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सिजन इस तरह बिहेव कर रहा है अब। मतलब बस वो देखे जा रहा था सिजन को, वो कुछ भी नहीं कर रहा था, बस वो देख रहा था सिजन को। जियांग चेंग बस सिजन को कई देर से देख रहा था कि कितनी बुरी तरह से सिजन पैनिक कर रहा है इन सब चीज़ों की वजह से। तभी मैडम यू आती हैं, जियांग चेंग को जल्दी से उठाती हैं और बोलती है, चेंग चलो यहाँ से, जल्दी करो। वो ये बोलकर जियांग चेंग को पकड़ती हैं और उसे ले जाने लगती हैं। लेकिन जियांग चेंग बार बार पलट कर पीछे सिजन की ओर ही देखे जा रहा था कि वो कितनी बुरी तरह से पैनिक कर रहा है। उसके गन है हाथ में, अगर उसने ट्रिगर चला दिया तो किसी की डेथ हो सकती है, वो मर सकता है। मतलब वो बार बार मुड़ के देख रहा था सिजन को। लेकिन मैडम यू उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाती हैं। अब हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी बुरी तरह से डर गया था सिजन के हाथ में गन का। वो बोलता है, गगा प्लीज़ गन को नीचे रखिए। लेकिन सिजन गन को नीचे नहीं रख रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर लैन किरण आ जाते हैं।
लैन किरण जैसे ही सचिन को देखते हैं वो बोलते, सचिन बेटा तुम्हें क्या हुआ है। सचिन जैसे ही अपने डैड को देखता है वो उस गन को नीचे गिर देता है और भागते हुए अपने डैड के पास जाता है और उन्हें गले लगा लेता है और बोलता है, डैड डैड प्लीज़ मुझे बचाइए, देखिए ना ये क्या कर रहा है, प्लीज़ मुझे चाहिए। लैन किरण जल्दी से सचिन को टाइटली हग कर लेता है और बोलता है, सचिन कोई कुछ नहीं कर रहा, शांत हो जाओ बेटा, कोई कुछ नहीं करेगा। वांग जी भी जल्दी से उसके पास जाता है और उसे हग कर लेता है और बोलता है, काका कोई नहीं है यहाँ पर, प्लीज़ शांत हो जाइए, कोई कुछ नहीं करेगा, मैं हूँ ना आपके पास यहाँ। सचिन जल्दी से वांग जी की ओर मुड़ता है और उसे बुरी तरह से गले लगा लेता है, मतलब इतनी टाइटली लगाता है कि वांग जी को सांस भी नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो सचिन को हक किए हुए रखता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर सचिन को देखते हैं वो बोलते, सचिन क्या हुआ तुम्हें। सचिन कुछ नहीं देखता वो किसी की ओर। वांग जी जल्दी से बोलता है, देखिए ना गगा को फिर से पैनिक अटैक आया है। डॉक्टर बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करो, इन्हें रूम में लेकर चलो। वांग जी फिर सचिन को मतलब उठा लेता है, वो उन्हें रूम में लेकर जाता है उठाकर और उन्हें रूम में लेकर आता है और उसके बेड पर सुला देता है। लेकिन सचिन वांग जी को बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था। डॉक्टर आते हैं और सचिन को चेक करने लगते हैं, लेकिन वांग जी बोलता है, दूर हटो मुझसे, नहीं नहीं प्लीज़ दूर हटो, वांग जी इन्हें दूर करो मुझसे। वांग जी बोलता है, काका ये डॉक्टर हैं, प्लीज़ शांत हो जाइए, ये कुछ नहीं करेंगे आपको, प्लीज़ शांत हो जाइए। सचिन धीरे धीरे से शांत होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर फिर इंजेक्शन निकालता है और सचिन को लगाने लगता है, लेकिन सचिन जल्दी से उसे दूर कर देता है और बोलता है, नहीं मुझे नहीं लगवाना, वांग जी मुझे नहीं लगवाना। डॉक्टर फिर समझ जाता है और बोलता है, ठीक है सचिन, मैं तुम्हें इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, ठीक है शांत हो जाओ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वांग जी ये कुछ मेडिसिन है, इन्हें दे देना, ठीक है, और मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। वांग जी बोलता है, ठीक है मैं अभी आता हूँ। फिर वांग जी सचिन को शांत करवाता है और डॉक्टर वहाँ से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद वांग जी फिर रूम से बाहर आता है। अभी भी डॉक्टर वहीं पर बैठे हुए थे हॉल में। वांग जी फिर उनके पास आता है और बोलता है, डॉक्टर मुझे बताइए क्या हुआ, काका को इतनी बार दिन में पैनिक अटैक्स क्यों आ रहे हैं। डॉक्टर बोलता है, वांग जी मेरे पास बैठो यहाँ। वांग जी फिर उनके पास बैठ जाता है। डॉक्टर वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वांग जी देखो, अब उन्हें इंजेक्शन हमें देना बंद करना होगा, क्योंकि ये बस उन्हें शांत रखेंगे जब तक कि वो नींद में होंगे तभी तक, लेकिन जब वो होश में आएंगे तो वो इसी तरह पैनिक करेंगे, क्योंकि जो उनके साथ हादसा हुआ है वांग जी वो छोटा नहीं है, वो बहुत बुरी तरह से डर गए हैं उस चीज़ों से। तुम्हें उन्हें फिर से लोगों से मिलना, ये सब चीज़ें सिखानी होगी ना, कि उन्हें गोलियां देनी होगी। वांग जी तुम उनके साथ रहो हर वक्त, उन्हें बताओ कि अब कुछ नहीं होगा उनके साथ, उन्हें वापस जीना सिखाओ। और वांग जी इतने सारे लोगों से उन्हें दूर रखो, इतने सारे लोग घर में, तुम्हें पता है मैं आया था तब मैंने सचिन के हाथ में गन देखी थी, तुम नहीं जानते मैं भी डर गया था। एक ऐसे पेशेंट के सामने ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए वांग जी। वांग जी बोलता है, मैं जानता हूँ मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं आगे से ख्याल रखूँगा। डॉक्टर बोलता है, हाँ वांग जी तुम्हें रखना होगा, और प्लीज़ अब से तुम सचिन को ये दवाइयाँ देना बंद करो। तुम उन्हें दवाई तभी देखो जब वो ज़्यादा पैनिक करेंगे। तुम उन्हें बाहर लेकर जाओ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रखो, यही तरीका है उन्हें ठीक करने का, और हो सके तो ज़्यादा लोगों से उन्हें दूर रखना। वांग जी बोलता है, ठीक है डॉक्टर, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा, अब से मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगा। डॉक्टर बोलता है, यही सही होगा वांग जी उसके लिए। इसके बाद फिर डॉक्टर वांग जी से कुछ देर और बातें करते हैं, फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी फिर वापस सचिन के रूम में आता है तो देखता है कि सचिन आराम से सोए हुए थे, उनके पास लैन किरण और साहु सिंह बैठा हुआ था। साहु सिंह वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वांग जी तुम और जाओ अंकल, आराम कर लो, मैं सचिन के पास हूँ। लेकिन वांग जी बोलते, नहीं तुम रहने दो, तुम भी बहुत लेट हो गए, रात हो चुकी, तुम वापस घर जाओ। लेकिन साहु सिंह बोलते, नहीं वांग जी ये भी तो मेरा ही घर है ना, नहीं तुम और अंकल जाओ, रेस्ट करो, मैं हूँ यहाँ, तुम चिंता मत करो, और मैंने शुयांग को भी बुलाया है, वो भी आ जाएगा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ है वांग जी। वांग जी फिर बोलता है, ठीक है। फिर वांग जी अपने डैड को वहाँ से लेकर जाता है और उनके रूम में लेकर आता है। वो जाते ही अपने डैड को हक कर लेता है और बोलता है, डैड मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लैन किरण वांग जी को हक करता है और बोलता है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाए, हम मिलकर सचिन को पहले जैसा बनाएंगे, तुम चिंता मत करो वांग जी, अब तुम जाओ आराम करो, तुम पूरी तरह से थक चुके हो, जाओ वांग जी। वांग जी फिर अपने सिर को हाँ में हिलाता है। फिर वो अपने डैड के रूम से निकलकर बाहर आता है और अपने रूम के अंदर चला जाता है। वांग जी जैसे ही अपने रूम को ओपन करता है उसे एक वार्मथ फील होती है, क्योंकि इस वक्त रूम के अंदर पूरी तरह से विंग के फेरोमोन्स फैले हुए थे। वॉशरूम के अंदर चला जाता है क्योंकि उसे शावर लेना था। वांग जी शावर लेकर बाहर आता है
और फिर उसकी नज़रें बेड पर जाती है तो वहाँ पर वी यिंग सोया हुआ था। वांग जी धीरे धीरे करके बेड के पास आता है। बेड के पास आने के बाद वो विंग के फेस को देखता है। वी यिंग सोते वक्त बहुत क्यूट लग रहा था। वांग जी फिर जल्दी से अपने ड्रॉवर के पास जाता है और अपने कपड़ों को पहनकर फिर वापस बेड के पास आता है और वी यिंग की ओर देखने लगता है। वांग जी धीरे से बोलता है, कौन हो तुम? तुम्हें देखकर मुझे इतना अच्छा क्यों फील हो रहा है? तुम्हारे फेरोमोन्स मुझे इतना कंफर्टेबल क्यों फील करा रहे हैं? वांग जी बस फिर कुछ देर उसकी ओर देखता है, फिर वो रूम से बाहर चला जाता है क्योंकि उसे अपने ब्रदर को चेक करना था। वांग जी अपने ब्रदर के रूम के पास आता है और डोर को ओपन करता है। तब वो देखता है कि सिचन पीसफुली सोया हुआ था। उसके पास में ही सौ शिंचन सोया हुआ था और वहीं दूसरी तरफ सोफे पर एक और पर्सन सोया हुआ था। वांग जी उसे देखकर समझ गया था कि ये शू यांग है, सौ शिंचन का हस्बैंड। फिर वो कुछ नहीं बोलता, वो रूम को बंद करता है, फिर वापस अपने रूम के अंदर आता है। फिर वो बेड की ओर देखता है जहाँ पर वी यिंग सोया हुआ था। फिर वो सोफे पर जाकर बैठ जाता है और वहाँ सोने की कोशिश करता है आराम से, लेकिन वांग जी को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे बार बार अपने ब्रदर की वो हालत याद आ रही थी। वो मतलब सो भी नहीं पा रहा था। वांग जी फिर बेड की ओर देखता है जहाँ पर वी यिंग पीसफुली सोया हुआ था। वांग जी को पता भी नहीं चलता कि कब वो वी यिंग को देखते हुए ही उस काउच से खड़ा हो गया और वो वी यिंग के पास चला गया। वांग जी बेड के पास जाकर बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। वांग जी ऐसे ही वहाँ पर काफ़ी देर बैठा रहता है, फिर वो वहीं बेड पर लेट जाता है और वी यिंग की ओर देखता रहता है। वांग जी को पता भी नहीं चला कि कब वो इसी तरह वहीं सो गया। वांग जी धीरे धीरे वी यिंग के काफी पास चला जाता है। नींद में ही उसे पता भी नहीं चलता कि कब उसने वी यिंग को हग कर लिया। वी यिंग भी जब उस वार्मथ को फील करता है तब वो भी वांग जी की ओर मुड़ जाता है और अपने आप को पूरी तरह से वांग जी की बाहों में दे देता है। वी यिंग पूरी तरह से वांग जी के मतलब एकदम चिपक कर सो जाता है क्योंकि उसे वार्मथ मिल रही थी। उसने इस वार्मथ को बहुत मिस किया था। ये वार्मथ बस उसे उसकी मॉम से मिली थी। जब वो अपनी मॉम को इसी तरह हग करके छोटा था तब सोया करता था। इतने सालों बाद जब वीन को वो वार्मथ मिलती है तब वो वांग जी को बहुत बुरी तरह से टाइटली होल्ड कर लेता है और वांग जी भी उसे पकड़ लेता है क्योंकि उसे सुकून मिल रहा था। वांग जी वी यिंग को पूरी तरह से हग करके वहीं पर सोया रहता है। वी यिंग भी बस अपनी आंखों को बंद किए हुए ऐसी तरह उस वार्मथ को फील करता रहता है और आराम से सोया रहता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग में जैसे ही धीरे धीरे करके वांग जी की आंखें खुलती हैं, वांग जी जैसे ही उठने की कोशिश करता है तब वो देखता है कि उसके ऊपर एक हैवी वेट है। वांग जी अपनी आइज़ को जल्दी से उस ओर करता है तब वहाँ पर वो वी यिंग को देखता है कि किस तरह से वी यिंग उसके ऊपर सोया हुआ था। वांग जी ये देखकर पूरी तरह से सरप्राइज रह जाता है। वांग जी वी यिंग के फेस की ओर देखने लगता है जो कि सोते हुए कितना क्यूट लग रहा था। वांग जी बस विंग के फेस को ही देखता रहता है। वी यिंग फिर अपने फेस को थोड़ा सा टर्न करता है और अपने वो सिर को वांग जी की चेस्ट पर अच्छे से रखता है और फिर पीसफुली सो जाता है। वांग जी अपनी आंखों को बंद कर लेता है और बोलता है, ओ गॉड, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ कैसे आ गया? वांग जी फिर अपने सिर को पकड़ लेता है और बोलता है, मैं क्या कर रहा हूँ इसके पास? फिर वो वी यिंग को खुद से दूर करने की कोशिश करता है लेकिन वी यिंग उसे टाइटली पकड़ लेता है क्योंकि वी यिंग को ऐसा लगा जैसे कि उसकी वो जो गर्माहट है वो उससे दूर जा रही है। वी यिंग फिर से वांग जी को पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं देता। वांग जी फिर ऐसे ही लेटा रहता है। वांग जी को 1 घंटा हो चुका था। वो इसी तरह लेटा हुआ था क्योंकि वी यिंग उसे छोड़ नहीं रहा था और वांग जी भी उसे खुद से दूर नहीं कर रहा था। वो खुद भी नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, पर उसे एक वार्मथ फील हो रही थी, इसीलिए वो उसे दूर ही नहीं कर पाता। तभी अचानक से वांग जी के रूम का डोर ओपन हो जाता है। वांग जी डोर की ओर देखता है तो वहाँ पर लैन किरण खड़ा हुआ था। लैन किरण जैसे ही अंदर आता है वो बोलता है, वांग जी, मैं तुम्हें बताने आया था कि सिचन। ये बोलकर लैन किरण बेड की ओर देखता है तब वो शॉक हो जाता है क्योंकि वी यिंग पूरी तरह से वांग जी को पकड़े हुए सोया हुआ था। ये देखकर तो लैन किरण भी मतलब शॉक हो जाता है क्योंकि आज से पहले मतलब उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वो जल्दी से फेस को टर्न करते हैं और बोलते हैं, सॉरी वांग जी, मैं भूल गया था कि तुम्हारी शादी हो गई है, मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था। वांग जी बोलते हैं, नहीं नहीं डैड, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी आता हूँ। वांग जी जल्दी से वी यिंग को फोर्सफुली अलग करता है और वो जल्दी से उठ जाता है और बेड के मतलब अपने डैड के पास जाता है और बोलता है, डैड क्या हुआ? आप क्या बोलते थे? ठीक तो है ना? लहन किरण बोलता है, हाँ वांग जी, वो बिल्कुल ठीक है। मैं बोलने आया था
कि वो अब पहले से बेटर लग रहा है। वो उनके साथ काफ़ी अच्छे से बातें कर रहा है, मेरा मतलब साओ सिंगजिन के साथ। वांग जी बोलता है मैं अभी आता हूँ डैड, मुझे काका को देखना है। लैन किरण बोलता है वांग जी देख लेना, पहले तुम जाओ अच्छे से शावर लो, बाद में आना, ठीक है। वांग जी बोलता है ठीक है काका, ठीक है डैड, मैं भी जाता हूँ। वांग जी जल्दी से वॉशरूम के अंदर भाग जाता है। तभी लैन किरण की नज़रें बेड पर जाती हैं जहाँ वी यिंग अभी भी सोया हुआ था। लैन किरण जल्दी से वी यिंग के पास जाता है और उसे देखने लगता है। तभी वी यिंग भी धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करने लगता है। लैन किरण जब ये देखता है तब वो बेड के पास चला जाता है और वी यिंग को देखने लगता है। वी यिंग अपनी आंखों को अच्छे से ओपन करता है तब वो अनजान जगह को देखता है। तो एवरीवन आज के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और एवरीवन ये स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर मैं एक ऐसे पर्सन को दिखा रही हूँ जो मतलब एक मेंटल सिचुएशन से गुजर रहा है। मैंने बस थोड़ी सी उस चीज़ को दिखाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। मैंने बस इसमें थोड़ा-सा ये दिखाने का ट्राई किया है कि मतलब जिसके साथ भी ऐसा कुछ होता है रियलिटी में, तो वो किस मेंटल स्टेट से होकर गुज़रता है। तो बस थोड़ी-सी वो चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। अभी तो ये स्टोरी बहुत लॉन्ग है। अभी तो मैडम यू को सज़ा मिलनी बाकी है। जियांग चैंग क्या करेगा? क्या वो सुधर पाएगा? और बीजिंग कैसे एक दूसरे के पास आएँगे? तो ओके एवरीवन, स्टोरी बहुत लॉन्ग है। बाय बाय एवरीवन, आज के पार्ट में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ स्टोरी पसंद आ रही हो।